हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साधना मैम की क्लास। आज हम भूमिति में मैथ्स 2 में पार्ट 1 का होमवर्क 1 नंबर 1 देखेंगे, जो बहुत ही ज़रूरी है इंटरनल मार्क्स काउंट के लिए। इसमें पार्ट 1 से संबंधित सभी सूत्र दिए जाएंगे जो महत्वपूर्ण है आपके आने वाले रिटन एग्ज़ाम के लिए। तो आपको क्या करना है कि पार्ट 1 से स्टार्टिंग पेज से पार्ट 1 का लास्ट पेज तक अच्छे से रीडिंग करना है। उसके बाद आपको फुल स्केप उठाकर पार्ट 1 का नाम लिखकर, डेट लिखकर, जो ये सारे सूत्र दिए गए हैं वो एक बार मैं अभी समझा देती हूँ, वो लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर लिखना है पार्ट 1 पर आधारित सवाल। ये सारे सवाल बारी बारी से हल करके मुझे दिखाना है। तो सारे सवाल अगर सही ढंग से हल कर देते हो तो आपको होमवर्क नंबर 1 का मार्क्स मिल जाएगा। आपको इस होमवर्क के फाइल में इंडेक्स बनाना है और उसमें सीरियल से सीरियल नंबर और होमवर्क का नाम और साइन का कॉलम बनाना है। तो जब हम डेट डालेंगे, पहला नंबर डालेंगे, डेट आज का डालेंगे और होमवर्क नंबर 1 लिखेंगे। पार्ट 1 पर आधारित होमवर्क नंबर 1 लिखेंगे और उसके बाद ये इंडेक्स होने के बाद दूसरा पेज हमें सवाल का लेना है, पार्ट 1 पर आधारित सूत्र और सवाल का। तो चलो हम देखते हैं कि क्या इस पर दिया गया है। पार्ट 1 से संबंधित सूत्र जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है? बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, इसे अच्छे से समझकर याद रखना है। ये 10वीं के मैथ्स 2 भाग में बहुत ज़्यादा इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट हमारा सूत्र है कि इसी से संबंधित है कि जो भी हम दूरी निकालते हैं वो सदा धनात्मक होती है। याद रखना है, जब माइनस करने पर यदि कोई संख्या ऋणात्मक आ गई है तो समझ जाना है कि यह दूरी जो हमने निकाला है वो गलत है, क्योंकि दूरी सदैव धनात्मक ही होती है, जिसको हम ऋणेतर वास्तविक संख्या भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट है, यदि ये एक एग्जाम्पल लेकर लिया गया है, बिंदु पी क्यू आर एग्जाम्पल लिया गया है, उसमें दूरियों का संबंध यदि ऐसा आ रहा है तो उससे निष्कर्ष क्या निकालोगे? यदि डिस्टेंस पी क्यू धन डिस्टेंस क्यू आर बराबर डिस्टेंस पी आर हो तो इसका मतलब होता है कि बिंदु जो क्यू है, यहाँ पे हम देख रहे हैं पी से स्टार्ट हुआ, क्यू बीच में है और आर में एंड हुआ, तो बिंदु Q जो है P और R के मध्य में है। तो हम निष्कर्ष क्या निकालेंगे? P डैश Q डैश R। P डैश Q डैश R का मतलब होता है कि बिंदु Q P और R के मध्य में है। और यदि मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ और आपको सिर्फ डैश वाला बहुत बताऊँ कि यहाँ पर P है और इधर R है और इधर Q है, तो इससे अर्थ क्या निकलेगा कि बिंदु R जो R है वो बिंदु P तथा Q के मध्य में है। तो P डैश R डैश Q, बिना समीकरण बनाए, बिना डायग्राम बनाए हम मध्यता का समीकरण बोल सकते हैं। इसी तरह से दूसरे भी और भी मध्य आ सकता है, A डैश B डैश C, A डैश C डैश B। तो ये सबका अर्थ समझकर तुम्हें बताने आना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि A डैश M डैश B है, A M B का मतलब हुआ, A डैश M डैश B का मतलब हुआ कि बिंदु M जो है A और B के मध्य स्थित है। और उसके साथ साथ क्या संबंध दिया है कि यदि AM सर्वांशम है MB, AM जैसे हमने बताया ना कि यहाँ पर A है, इधर B है और इधर M है, तो AM की दूरी जो है MB के बराबर हो जाए, AM सर्वांशम हो जाए MB के, तो क्या होगा? तो क्या हम अर्थ निकालेंगे कि बिंदु M यह रेख AB का मध्य बिंदु होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पर आधारित सवाल बहुत आते हैं। नेक्स्ट अभी सशर्त कथन है, यानी आगे जो भी पॉइंट है हम उस रूप में जा रहे हैं। पार्ट 1 में ज़्यादातर प्रमेय सिद्ध नहीं करने आए हैं, बल्कि उन प्रमेय की जानकारी दी गई है कि यदि कोई कथन प्रमेय बनकर सिद्ध करने पार्ट 2 पार्ट 3 में आएगा तो उन कथनों से हम दत्त कैसे लेंगे, साध्य कैसे लेंगे, किसको, क्योंकि कथन एक सिंपल रूप वाक्य में लिखा होता है, तो उस वाक्य का आधे भाग को हमें दत्त में
बांटना होता है और आधे भाग को हमें साधे में बांटना होता है, वो सब हमें ही करना होता है। इसलिए आपको समझ में आना चाहिए कि दत्त क्या है और साध्य क्या है। तो ये समझने के लिए पहले सशर्त कथन समझना होगा। सशर्त कथन किसे कहते हैं? यदि तो के रूप में कथन को सशर्त कथन कहते हैं। यदि कोई वाक्य यदि से शुरू होकर बीच में तो लगाकर वाक्य पूरा किया गया हो, यदि तो के रूप में लिखा गया कथन सशर्त कथन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है, यदि कोई संख्या अभाज्य संख्या हो तो वह संख्या सम या विषम होती है। तो इसका मतलब है यदि से शुरू हुआ यह वाक्य यहाँ तक आया, उसके बाद तो से शुरू हुआ वाक्य यहाँ खत्म हुआ। तो ये जो वाक्य है ना, यदि तो के रूप में आने वाले कथन को हम क्या कहते हैं? सशर्त कथन। पूर्वार्ध किसे कहेंगे? पूर्वार्ध का दूसरा नाम दत्त होता है। यदि से आरंभ होने वाले कथन को पूर्वार्ध कहते हैं। तो जो भी सशर्त कथन तुम्हें दिया गया है उसमें हमें ध्यान से देखना है कि यदि से आरंभ होने वाला कथन कौन सा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यदि से आरंभ होने वाला कथन ये दिया गया है, कोई संख्या अभाज्य संख्या हो। तो इतना हिस्सा हमारा क्या है? दत्त कहलाता है। यदि कोई संख्या अभाज्य संख्या हो, ये हमारा पूर्वार्ध कहलाता है। यदि से आरंभ होने वाले कथन को पूर्वार्ध कहते हैं। उत्तरार्ध या साध्य किसे कहते हैं? तो से वह आरंभ होने वाली संख्या को हम उत्तरार्ध या साध्य कहते हैं। तो यहाँ पर वह संख्या सम या विषम होती है। ये हमारा हो गया, ये हिस्सा हमारा हो गया दत्त, और ये हमारा हिस्सा क्या कहलाता है? साध्य। क्यों कहलाता है? क्योंकि यह तो से आरंभ हो रही है संख्या वाक्य, तो ये हमारा उत्तरार्ध हो गया, और ये यदि से आरंभ हो रही है तो पूर्वार्ध हो गया। पूर्वार्ध को हम दत्त कहते हैं, उत्तरार्ध को साध्य कहते हैं। विलोम दिए गए सशर्त कथन का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध की अदला बदली से प्राप्त कथन को मूल कथन का विलोम कहते हैं। दिए गए सशर्त कथन मतलब जो यदि तो के रूप में लिखा है, ये सशर्त कथन है। फिर उसके पूर्वार्ध और उत्तरार्ध की अदला बदली करने से प्राप्त कथन मूल कथन का विलोम कहलाता है। तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पे साध्य है, ऐसे वाक्य बनाओ तो वो दत्त में आ जाए, और जो यहाँ दत्त है वो साध्य में चला जाए। तो जब दत्त और साध्य की अदला बदली सशर्त कथन में हो जाए तो उससे बनने वाला नया वाक्य इस मूल वाक्य का विलोम कहलाता है। तो इस तरह से हमारे पाठ के सारे सूत्र आ चुके हैं। जो बच्चे अगर ये सूत्र नहीं लिखे हैं या पाठ एक अच्छे से नहीं समझ पाए हैं, तो मैंने सूत्रों की सहायता से पाठ एक को अच्छे से समझा दिया है। पाठ एक में इतना ही हमारा सूत्र है, इतना ही कर लेते हो तो आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पाठ एक के अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अब इस पर इन सूत्रों पर आधारित सवाल दिए गए हैं। कुल सवाल 6 सवाल हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, इंडेक्स भरने के बाद दूसरा पेज हम पार्ट 1 पर आधारित सूत्र का लिखेंगे, सेकंड पेज, और थर्ड पेज पर पार्ट 1 पर आधारित सवाल लिखेंगे। सवाल को बारी बारी से लिखते जाना है और हल करते जाना है। आप पहले इसको रफ में करके उत्तर निकाल सकते हो। उत्तर ज्ञात हो जाए कि ये सही उत्तर है तो उसको पेज पर करना है, क्योंकि जो आपका होमवर्क का काम है वो साफ सुथरा होना चाहिए, तभी आपको अच्छे से पूरा नंबर मिल सकता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है x बराबर 6 y बराबर 3 हो तो डिस्टेंस एक्स वाई ज्ञात करो। तो ये जो भी है ना, यहाँ से सूत्रों से ही मिलता जुलता सवाल दिया गया है, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ सवाल देखो, इधर से सूत्र पहचानो और हल कर लो। अब मैं यहाँ आपको उत्तर नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि यही तो आपका गृह कार्य है, आपको करके दिखाना है। आप ये कर लेते हो बिना मेरे मदद के तो आपको आपका होमवर्क सही माना जाएगा और आपको पूरा नंबर भी मिल सकता है। नेक्स्ट है डिस्टेंस ए बी 16 है और डिस्टेंस सी ए 9 है। डिस्टेंस बी सी 7 हो तो कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के मध्य है?
दिए गए बिंदु एक रेखी है या नहीं ये देखना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे बड़ी दूरी को नंबर 1 डाल के रख देना है और अन्य 2 छोटी दूरियों को जोड़ना है। तो जैसे यहाँ बड़ी दूरी 16 है, इसको नंबर 1 डाल दो, फिर CA और BC को जोड़कर देखो, अगर अन्य 2 छोटी दूरियों का योगफल बड़ी दूरी के बराबर आ जाता है तो हम इस वाक्य पे, इस सूत्र पे चले जाते हैं। यहाँ देखो, ये 2 छोटी दूरियों को जोड़ने पर बड़ी दूरी आई है, तो इससे हमने ये अर्थ निकाला। तो ऐसे ही तुम्हें इसको हल करना है और बाद में इस तरह से ये संबंध लाना है और बताना है कि कौन सा बिंदु अन्य 2 बिंदुओं के मध्य है। और अगर इस तरह से संबंध आ जाता है तो ये तीनों बिंदु क्या कहलाएंगे, एक रेखीय। और अगर इस तरह से संबंध नहीं आता है तो हम कहलाएंगे ये तीनों बिंदु अरेखीय है। अब नेक्स्ट है, यदि RST दिया है और ST 3.7 है तो डिस्टेंस RS, लेंथ RS 2.5 है तो लेंथ RT कितना होगा। तो R'(S'(T) दिया, इसका मतलब है कि RST तीनों बिंदु एक रेखीय हैं। इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस RS धन डिस्टेंस ST बराबर है डिस्टेंस RT के, यानी इतना सा ही हम संबंध देख लें तो एक बड़ा सा समीकरण बना सकते हैं जिसमें ये मान रख सकते हैं। आप डिस्टेंस के बदले लेंथ भी लिख सकते हो, लेंथ RS धन लेंथ ST बराबर है लेंथ RT। ये समीकरण मैंने बता दिया है, इसमें मान रखकर आप आसानी से हल कर सकते हो। इतना आसान से सवाल है। बिंदु P और एक CD का मध्य बिंदु है तथा CP 2.5 है तो CD की लंबाई ज्ञात करो। मध्य बिंदु का यहाँ बताया गया है ना कि मध्य बिंदु, यदि कोई बिंदु दिए गए रेख का मध्य बिंदु है तो वह बिंदु उस रेख को 2 समान भागों में बांटती है। तो यहाँ पर बिंदु P रेख CD का मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब हो गया CP बराबर है DP और दोनों का मान हो गया 2.5। तो बताओ CD कितना होगा, मतलब बिंदु P यहाँ पर है, C इधर है, D इधर है, तो CP बराबर DP, क्योंकि P मध्य बिंदु है और CP 2.5 है तो DP भी 2.5 हो जाएगा। तो बताओ CD कितना हुआ, अब तुम्हें बताना है और लिखना है। निम्न कथनों को यदि तो के रूप में लिखो। आ गया हमारा ये सशर्त कथन जो हमने ये किया है ना, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। ये एक सिंपल सा कथन है, इसमें यदि नहीं लगा है तो नहीं लगा है, तो आपको यदि और तो लगाकर ये एक वाक्य पूरा करना है। आयत के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं, इसमें भी यदि नहीं है तो नहीं है, आपको लगाकर इसको सशर्त कथन बताना है। ये साधारण कथन है। निम्न कथनों का विलोम लिखो। यहाँ पर भी विलोम जानते हैं ना कि जो दिया गया सशर्त कथन है उसका आगे वाला भाग दत्त होता है, पीछे वाला भाग साध्य होता है। दत्त मतलब पूर्वार्ध, साध्य मतलब उत्तरार्ध। तो यदि हम दिए गए सशर्त के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध की अदला बदली कर दें तो प्राप्त कथन को मूल कथन का विलोम कहते हैं। तो यहाँ पर भी जो ये भाग पूर्वार्ध है ये उत्तरार्ध है, अब उत्तरार्ध को पूर्वार्ध में लाए, पूर्वार्ध को उत्तरार्ध में ले जाए तो विलोम बन जाएगा। उसी तरह से यहाँ मैं समझाई हूँ, ये पूर्वार्ध है और ये उत्तरार्ध है, उत्तरार्ध को पूर्वार्ध में लाए और पूर्वार्ध को उत्तरार्ध में ले जाएं तो ये विलोम बन जाएगा। लेकिन ये सब चेंज करते समय वाक्य ऐसे बने कि उसका कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो और सही अर्थ निकले। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी यहाँ वहाँ लिख दो तो वाक्य गलत हो जाता है। तो ये एक एक वाक्य का ही उत्तर है, लेकिन दिमाग से सोच कर करना है। तो बच्चों ये आपका होमवर्क नंबर 1 है, इसको अच्छे से करके दिखाना है और फाइल में लगाना है। आप होमवर्क नंबर 3 कर चुके हो तो उसके पहले ये होमवर्क नंबर 1 करके लगाना है। अगले वीडियो में होमवर्क नंबर 2 दिया जाएगा। और बच्चों याद रखो, हमेशा मास्क पहनकर ही बाहर निकलो, हाथों को स्वच्छ रखो और लोगों से, भीड़ से बचो और भीड़ में जाओ तो दूरियां बनाकर रखो। थैंक यू।